वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब पशुपालन के कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो ब्रीड्स है उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो बेल आइकन आएगा, मतलब जो घंटी का आइकन आएगा, इसे भी ज़रूर दबा दे ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ है ये आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है। और आज से आपका जो टाइम रहेगा ये 10:15 रहेगा। तो अलार्म सेट कर ले या कैसे भी कर ले, सुबह 10:15 पर आना है और शाम को 8:15 पर आपको आ जाना है। ठीक है। चाहो तो आप शाम का टाइम चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम हम 10:15 ही रखेंगे। ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि कॉमन सा क्वेश्चन है, वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या फिर पशुपालन है इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके। तो वैसे अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनकी नस्ल सुधार, उनके पशु आवास आदि का प्रबंध करता है। ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पशुपालन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी और ब्रीड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, जो कि एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि याद रखिएगा जो दुग्ध उत्पादन है भारत का इसमें फर्स्ट स्थान है। इसके साथ साथ अगर आपको पूछे कि भारत में भी कौन सा ऐसा स्टेट है जिस पे सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन लिया जाता है, तो वो होता है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा अगर आपको पूछा आता है भारत, तो भारत में तो फर्स्ट पोजीशन है किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और अगर आपको पूछे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन है किसकी है, इंडिया की है। ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप एक साथ नोट डाउन कर ले ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड योजना कब चलाई गई थी। तो यहाँ पर याद रखिए ऑपरेशन जो फ्लड है ये 1970 में 1970 में चलाई गई थी। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा इसके मुख्यतः 3 चरण थे। कितने चरण थे इसके, 3 चरण थे। ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। मतलब आपको ये तो पढ़ लिया कि ऑपरेशन फ्लड है ये 1970 में चलाया गया था, लेकिन क्यों, क्या उद्देश्य था इसका ऐसा। तो इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा, जो दुग्ध उत्पादन है जितना भी हो रहा है, इससे पहले क्या था कि दुग्ध उत्पादन में कमी थी, लेकिन इसको चलाने का यही उद्देश्य था कि जो कमी है इसको बढ़ाया जाए, जिससे कि जो किसान है उसकी आर्थिक आय भी बढ़े, बल्कि जिसको कमी हो रही है दूध की उसको भी ये अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो यही था इसका उत्पादन का तरीका या फिर इसको बढ़ाने का एक उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है। जिसमें सभी ने मिलजुल के काम किया और उत्पादन को इतना बढ़ाया, आप यहाँ पर देख सकते हो आज इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना। ओके, ये समझ आ गया क्यों चलाया गया था, दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1970 में चलाया गया था। कितने चरण थे, 3 चरण थे। ठीक है। अब याद रखिएगा अगर आपको पूछे कि कौन कौन से चरण थे, कब कब से स्टार्ट किए गए थे, तो फर्स्ट चरण है 1970 से चला था ये 1981 तक। ठीक है। जो सेकंड चरण था वो चला था 1981 से 85 तक। और जो लास्ट चरण था वो चला था 1985 से 96 तक। ठीक है। तीनों चरणों को आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ताज़े दूध का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए 6.6 होता है। वैसे आपको कोई सारी बुक में ये भी मिलता है 6.5 से 6.7, इसलिए इसका औसतन अगर हम निकालते हैं तो 6.6। आप याद रखिएगा 6.6 इसका पीएच मान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है। आप आसानी से याद रख सकते हो। दूध की शुद्धता दोनों टाइम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको पूछे कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, या फिर आपको पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो शुद्धता भी याद रखिएगा लैक्टोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। ठीक है। दूध की शुद्धता है वो भी लैक्टोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। इसके साथ साथ याद रखिए इसकी रीडिंग भी आपको पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो लैक्टोमीटर की जो रीडिंग्स होती है वो कितनी होती है। मतलब 0 से 40 होती है, 0 से 100 होता है, 0 से 60 होता है, कितना होता है। जैसे पीएच के हम पढ़ते हैं 0 से 14 होती है, तो उसी टाइम में याद रखिए लैक्टोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 0 से 40 होती है।
सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ केवल आप यहाँ पर समझ सकते हो जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। मतलब जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, जितनी भी जो जीडीपी यहाँ पर प्राप्त हो रही है, जीडीपी आप जानते होंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जीडीपी में अगर हम बात करते हैं तो जो कृषि का योगदान है वो 18% है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान पशुपालन विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है, और एकमात्र याद रखिएगा जिसे राजूवास बोलते हैं, ठीक है। राजूवास आपने नाम तो सुना होगा या फिर साइट सुनी होगी, तो ये राजूवास है जो कि बीकानेर में स्थित है, और ये फर्स्ट विश्वविद्यालय है पशुपालन का। अगर देखें तो ये फर्स्ट विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना याद रखिएगा 13 मई 2010 में हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा। राजूवास जिसे हम बोलते हैं राजस्थान पशुपालन विज्ञान विश्वविद्यालय, कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 13 मई 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ अब कॉलेज से संबंधित हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पूछूँ कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी या फिर उसकी स्थापना कब की गई थी, तब आप क्या बताते? बिल्कुल आप बता देते कि GBPAU मतलब गोविंद वल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आपको पूछे तो क्या बताओगे? GBPAU, और वो भी ऑल इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सी थी, तब आप क्या बता दे? बताइए कि राजस्थान में फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सी है, क्या बता सकते हो? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि फर्स्ट कॉलेज अगर आपको पूछा आता है तो आप क्या बताओगे? SKNAU मतलब श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। ये सबसे पहले कॉलेज थी, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो ये 2013 में बनी थी, लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था? SKN कॉलेज। क्या था? SKN कॉलेज। तो फर्स्ट कॉलेज कौन सी थी? श्री करण नरेंद्र, ठीक है। एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वो फर्स्ट SKNAU है, जिसका नाम AU कर दिया गया है, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। कब इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया था? 2013 में इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया था। 2013 में याद रखिएगा 3 जो यूनिवर्सिटी है उनको घोषित किया गया था। इससे पहले 2 ही यूनिवर्सिटी थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, तो वो याद रखिएगा राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो कि बीकानेर में ही स्थित थी, ठीक है। वो भी बीकानेर में ही स्थित थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कॉलेज अगर आपको पूछेगा तो फर्स्ट कॉलेज कौन सी है? SKNAU। कब स्थापना की गई थी फर्स्ट कॉलेज की? 1947 में की गई थी, ठीक है। बीकानेर है, इसकी स्थापना कब की गई थी? अब ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, इसकी स्थापना कब की गई थी? सेकंड आप सभी को पता होगा MPUAT मतलब महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेकेंड यूनिवर्सिटी थी। थर्ड, फोर्थ और 5 कोटा, जयपुर और जोधपुर, ये तीनों यूनिवर्सिटी है। तीनों को ही 2013 में ही बनाया गया था, ठीक है। आप ऐसे याद रख लें। वैसे इतना कोई डिटेल में तो पूछेगा नहीं, आपको यही पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटी है। तो कितनी यूनिवर्सिटी है आप क्या बताओगे? 5 यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले कौन सी थी? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना बीकानेर में की गई थी। फर्स्ट कॉलेज कौन सी है? SKN, जो कि जोबनेर जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा जब बछड़े होते हैं तो उनको क्या करते हैं? कुछ एक वैज्ञानिक तरीका होता है, एक देसी तरीका होता है, जिससे कि गांव में अपनाते हैं, सभी अपनाते हैं, ठीक है। गांव वगैरह की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर क्या करता है? जैसे मान लीजिए ब्याता है, बछड़ा होता है, तो उसे अलग नहीं करता है, बल्कि माँ के साथ ही उसे पालते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीका, मान लीजिए कोई एक बड़ा फार्म है जहाँ पर केवल उनका वो क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, डेयरी वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो बछड़ा होता है उसे अलग कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एक होता है अलग करना, जिसका बड़े फार्मों पे यूज़ किया जाता है, और एक होता है सकलिंग, जो कि आप सामान्यतः देखते होंगे गांव वगैरह में, जिनको अलग नहीं करते बल्कि माँ के साथ ही पालते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखें, इनसे संबंधित 2 टर्मिनोलॉजी है, एक तो अलग कर देते हैं और एक अलग नहीं करते हैं,
ठीक है। तो जिसमें साथ पालते हैं, मतलब गांव वगैरह ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर क्या होता है, सकलिंग। इसे हम बोलते हैं सकलिंग क्रिया, मतलब माँ के साथ बछड़े को पालना ही सकलिंग कहलाता है। विनिंग किसे कहते हैं, तो बिल्कुल जिनका यूज़ बड़े फार्मों पर किया जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, बछड़े को शुरुआत के 2 या 3 दिन माँ के साथ रखा जाता है, उसके बाद में अलग कर दिया जाता है, उसको दिखाया ही नहीं जाता है। ठीक है, माँ को उसको दिखाया ही नहीं जाता है कि बछड़ा भी है आपके, बस। तो इस क्रिया को ही हम बोलते हैं विनिंग क्रिया। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सकलिंग और विनिंग में। और ये क्वेश्चन याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो कॉमन से क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गरीब की गाय किसे बोलते हैं, तो बकरी को बोलते हैं। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है, ऊँट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी है, एसेंशियल है, इसलिए तो बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, ऊँट। वैसे याद रखिएगा, ऊँट की 2 स्पीसीज है, आप ऐसे मान सकते हो। दोनों से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक होता है कैमलस बैक्टीरियन, एक होता है ड्रोमेडेरियन। एक होता है कैमलस बैक्टीरियन, एक होता है ड्रोमेडेरियम। क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनमें क्वेश्चन क्या पूछा आता है कि जो बैक्टीरियन है या फिर जो ड्रोमेडेरियन है, इनमें कुबड़ कितनी होती है, 1 कुबड़ होती है, 2 कुबड़ होती है। ऑप्शन तो आपको बहुत सारे दे देगा। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा जो बी है, बी से आप क्या याद रखोगे, एक अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहूँ, ठीक है, ट्रिक बनाना चाहूँ, तो आप बैक्टीरिया याद रख लीजिए। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियन आसानी से याद रख लोगे। बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा सूक्ष्म जीवों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही होते हैं। तो आपको यहीं पर याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 होते हैं। ठीक है, 2 कुबड़ होती है बैक्टीरियन में। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो उसमें 2 कुबड़ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम संबंध कर रखे ऊँट से, तो ऊँट से संबंध हमारा केवल कुबड़ से होना चाहिए। कितनी कुबड़ होती है बैक्टीरिया में, 2 कुबड़ होती है। दूसरा तो आपको वैसे ही याद है, कॉमन सा क्वेश्चन है, दूसरे में 1 होती है और बैक्टीरिया में 2 होती है। तो बस अब याद हो जाना चाहिए, अब आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में कुल ऊन उत्पादन का 10% ऊन उत्पादन अकेला राजस्थान में होता है। एक टर्म है, बस याद रखना कि राजस्थान में अगर आपको पूछता है कि जो टोटल जो वूल का प्रोडक्शन होता है, जो ऊन का प्रोडक्शन होता है, उसमें राजस्थान का कितना % हिस्सा है, तो याद रखिएगा 10% हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान में कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जैसे अगर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आप मान सकते हो 105 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड में है और 105 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, दोनों यूनिट में आपको पूछ सकता है। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा जो आर्टिफिशियल तरीके से हम जो इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि जो एक सांड है जिसे हम क्या करते हैं, गाय या फिर जो हमारी जो भी भैंसें होती हैं, इनको गर्भित करते हैं किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से। तो कितनी गायों को गर्भित कर सकते हैं, 1000 को। ठीक है, जो आर्टिफिशियल तरीका है, इससे हम एक से मतलब एक सांड के जो सीमन प्राप्त होता है, उसी सीमन से हम 1000 गायों को गर्भित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है, इसमें एक सांड से कितनी गायों को गर्भित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा 1000 गायों को गर्भित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशु बीमा योजना है, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1974 में की गई थी, 1974 में की गई थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा NDRI और NDDB। NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है और NDDB आनंद गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको इसकी पूछे तो आप बताओगे 1965 में NDDB की स्थापना हुई थी और NDRI की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। वैसे दोनों को आप एक साथ याद रखें कि NDRI जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और NDDB जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमने टर्मिनोलॉजी तो आज देख ली है, लेकिन ब्रीड्स को अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसका हम कल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में, मतलब आपकी जो शाम को क्लास होने वाली है 8 बजे, तो 8:15 पर आप सभी को आ जाना है। ठीक है, सुबह का क्लास आपका टाइम रहेगा 10:15 और शाम का रहेगा 8:15।